बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। तो आज का जो टॉपिक है जनरल स्टडी का वो है स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस के अंदर सबसे पहले हमने सिर्फ 3 किस्म की जो वायलेंस है उनको डिस्कस करना है। ये जो वायलेंस है इनके अंदर आता है स्ट्रक्चरल वायलेंस, कल्चरल वायलेंस और डायरेक्ट वायलेंस। ये जो कल्चरल और डायरेक्ट वायलेंस है मतलब ये जो स्ट्रक्चरल और डायरेक्ट वायलेंस है, स्ट्रक्चरल और जो कल्चरल वायलेंस है ये इनडायरेक्टली लिंक करता है डायरेक्ट वायलेंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वायलेंस कॉज डायरेक्ट वायलेंस। ठीक है, यानी आगे आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट वायलेंस क्या होता है, कल्चरल वायलेंस क्या होता है और स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है। लेकिन आप ये समझ लें कि जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल वायलेंस है ये दोनों मिलकर डायरेक्ट वायलेंस को फ़रोग देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वायलेंस रीइंफोर्स स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वायलेंस, और ये उसके नतीजे में जो डायरेक्ट वायलेंस होता है वो स्ट्रक्चरल और कल्चरल वायलेंस को फ़रोग देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटररिलेटेड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट वायलेंस क्या होता है। डायरेक्ट वायलेंस होता है ये 2 किस्म का होता है। पहली इसमें किस्म आती है फ़िज़िकल वायलेंस की, दूसरी इसमें किस्म आती है वर्बल वायलेंस की। ठीक है, अगर इसके फ़िज़िकल वायलेंस की बात करें तो फ़िज़िकल वायलेंस के अंदर आता है कि मतलब फ़िज़िकली किसी चीज़ को फ़ोर्स करके इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जैसे किसी को किल कर देना, किसी को टॉर्चर करना, किसी का रेप कर देना, सेक्सुअली असॉल्ट करना या उसे मारना, बीटिंग करना, ये आता है फ़िज़िकल डायरेक्ट वायलेंस के अंदर। दूसरा है वर्बल डायरेक्ट वायलेंस। वर्बल डायरेक्ट वायलेंस के अंदर आता है ह्यूमिलिएशन या पुट डाउन, के किसी को मतलब अपनी ज़ुबान के ज़रिए नीचा दिखाना, मतलब उसकी ह्यूमिलिएशन करना, उसको नीचा दिखाना, अपनी सोसाइटी से उसको नीचा दिखाना, बिकमिंग मोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वायलेंस, और ये मतलब एक वायलेंट के तौर पर ज़्यादा रिकॉग्नाइज है बनिस्बत डायरेक्ट वायलेंस के। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ ये बात कर रहा है थ्रेट टू यूज़ फोर्स इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज वायलेंस के, मतलब अगर आप फोर्सफुली किसी चीज़ को थ्रेट करते हैं तो वो भी वायलेंस के ज़ुमरे में ही आता है। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट वायलेंस, यानी कि 2 किस्म, वर्बल और फिज़िकल। दूसरा है कल्चरल वायलेंस। कल्चरल वायलेंस के अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है कि बचपन से हमें कुछ स्टोरियाँ और कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी नेशनैलिटी है, जो हमारी आइडियालॉजी है वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा यानी कि पावरफुल है, या मतलब दूसरों की निस्बत उसकी जो मतलब स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। यानी कि बचपन से लेकर आज तक जो एटीट्यूड, जो बिलीफ हमें सिखाया जाता है अपने डेली लाइफ के इर्द गिर्द, या जो हमें नज़र आता है, या जो पावर या जो नेसेसिटी वायलेंस के लिए हमें नज़र आती है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंदर आती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस की मिसाल ऐसे है कि मिसाल के तौर पर कि जैसे हर कल्चर के अंदर किसी इंसान को मार देना ये मतलब नाजायज़ कहा गया। ठीक है, यानी कि ये जुर्म के मुकाबले में आता है, जबकि अगर आप 10 आदमियों, 100 आदमियों या लाखों आदमियों को मार देते हैं एक जंग के अंदर तो वो यानी कि जायज़ चीज़ करार दी जाती है, बल्कि उसको एक कल्चर का हिस्सा समझा जाता है और उसे वायलेंस कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, अगला है स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस की जो डिटेल है वो थोड़ी ज़्यादा है। स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो पुवर्टी आ गया, रेसिज्म आ गया, यानी मतलब किसी एक सोसाइटी के अंदर कोई दूसरी सोसाइटी उसको सप्रेस करती है, डिप्रेस करती है, उसको मतलब फोर्स करती है कि तुम यानी कि हम तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करते हैं, यानी कि हमारा रुतबा तुम्हारे से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आती है स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंदर यानी कि अनइक्वल एक्सेस टू पावर, यानी कि एक ग्रुप जो होता है वो अनइक्वली असेस करता है पावर, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ को दूसरे ग्रुप की निस्बत। मैं थोड़ी इलेबोरेट करके समझाता हूँ। स्ट्रक्चरल वायलेंस एग्जिस्ट उस वक्त स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है जब व्हेन सम ग्रुप्स, क्लासेस या जेंडर्स या नेशनलिस्ट, इनमें से कोई एक वगैरह, आर एज्यूम्ड टू हैव more access to goods, resources and opportunities than other groups, classes, genders and nationalities। जब एक ग्रुप, एक क्लास, एक नेशनलिस्ट या एक जेंडर जो है वो स्ट्रगल करता है ताकि वो ज़्यादा चीज़ों के ऊपर असेसिस हासिल कर सकते, या ज़्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सके, या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते एज़ कम्पेयर टू दूसरा जेंडर, दूसरी क्लास या दूसरा ग्रुप या दूसरा नेशनलिस्ट। ठीक है, ताकि वो उनके ऊपर पॉलिटिकली, सोशली और यानी कि सोशलॉजिकली वो उनके ऊपर होल्ड कर सके, या मतलब उनके ऊपर वो
अपनी यानी कि फोर्स जो है, यानी कि चाहे वो वर्बल हो या फिज़िकल फोर्स को इम्प्लीमेंट कर सके, इसे हम स्ट्रक्चरल वायलेंस का नाम देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस जो होता है यानी कि एक ऐसी, मतलब इसमें दूसरे ज़ुमरे में भी आता है कि अगर आप किसी एक सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप को ज़्यादा टेंडेंसी देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप को आप ज़्यादा प्रिविलेजेस दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप को आप कम प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो ये भी आप स्ट्रक्चरल वायलेंस का ही यानी कि कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चरल वायलेंस का लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले एक बंदे ने इस्तेमाल किया था जिसका नाम था जॉन गल्टोंग। ठीक है, JOHN, जॉन गल्टोंग। जॉन गल्टोंग ने जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का फ्रेज़र है, पहली मरतबा उसने इसको अपनी रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया। उसने कहा कि हिज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस इज़ वाइडली एप्लीकेबल एंड हैज़ एक्सटेंडेड टू सच फील्ड, मतलब इसका ये जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है ये काफ़ी हद तक एप्लीकेबल भी हुआ और इससे शोहरत भी हासिल हुई किन मुकामात में, यानी कि इससे उस मुख्तलिफ दूसरी फील्ड्स के अंदर भी, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, इस यानी कि स्ट्रक्चरल वायलेंस को फ़रोग दिया गया। अच्छा, साथ ही साथ वो ये कहता है द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस प्रोवाइड्स अ यूज़फुल फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो कहता है कि स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है ये हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश यानी कि अपना मदद देता है कि कैसे एक ग्रुप जो है या मतलब एक जगह के ऊपर जो मतलब वायलेंस है वो ज़्यादा होता है, या मतलब एक कम्युनिटी के अंदर या एक सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है किस तरह वो बढ़ जाता है और वहाँ पर जो मतलब लोग रहते हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको कैसे सप्रेस किया जाता है, इसको समझने के अंदर भी मदद देता है। ठीक है, अच्छा, आगे वो ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअल लेवल इम्पेयरमेंट। अच्छा, ये जो जॉन जॉन गुल्टोंग, इसने स्ट्रक्चरल वायलेशन की डेफिनेशन कैसे की है? ये कहता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स, कि मतलब ह्यूमन नीड्स के दरमियान अगर इम्पेयरमेंट आ जाए या इनइक्वालिटी आ जाए तो उसे स्ट्रक्चरल वायलेंस का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर गुल्टोंग ने कहा था व्हेन पोटेंशियल इज़ हायर देन एक्चुअल, कि जब मतलब हमारे पास पोटेंशियल एक्चुअल की निस्बत ज़्यादा है तो उसको हम या और वो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, यानी कि सॉरी अवॉइडेबल नहीं है, यानी कि वो हमें अवॉइडेबल है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे समझाता हूँ कि आज से अगर हम 18वीं सदी की बात करें, एक बंदे को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। ठीक है, वो ट्यूबरकुलोसिस से अपने घर में बैठा बैठा मर जाता है। ठीक है, यानी कि उससे किसी भी किस्म की फैसिलिटी हासिल नहीं हो पाती या उस वक्त फैसिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो एक्चुअल है वो है, उस वक्त पोटेंशियल इतना नहीं है उस बीमारी का, या उस बीमारी को ओवरकम करने का इतना पोटेंशियल नहीं है, या इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो बंदा मर जाता है। तो मतलब कोई भी बंदा उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता कि ठीक है बस चला गया। लेकिन आज के वक्त में अगर एक बंदा अपने घर में बैठा बैठा या इलाज ना होने की निस्बत से ट्यूबरकुलोसिस से मर जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये सरासर ज़्यादती, जुल्म और बर्बरियत है उस इंसान के साथ, उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के साथ। ठीक है, मतलब उसके ह्यूमन राइट्स के ऊपर उसके ह्यूमन राइट्स के साथ वायलेशन हुई है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मतलब जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल एक्चुअल से ज़्यादा है और उस वक़्त उस इंसान को मतलब उसका अपना हक़ नहीं मिल पा रहा, मतलब उतना पोटेंशियल है लेकिन वो एक्चुअल की ज़िंदगी जी रहा है, मतलब वो एक्चुअल लाइफ के अंदर है जबकि पोटेंशियल उससे ज़्यादा है। ठीक है, वो बीमारी ओवरकम हो सकती है, वो बीमारी का इलाज हो सकता है लेकिन नहीं किया गया, लिहाजा इस मकसद में वो कहता है कि मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल वायलेशन जो है वो हुई है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ वो एक आगे भी कहता है कि हियर द पोटेंशियल एंड एक्चुअल लेवल मैच इन द केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। ठीक है, यानी कि उस ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के अंदर एक्चुअल और पोटेंशियल लेवल जो है वो मैच किया, वेयर द पोटेंशियल अफोर्डेड बाय मेडिकल रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट डे इज़ हायर दैन द एक्चुअल। मतलब आज के दौर के अंदर जो मेडिकल रिसोर्सेज का पोटेंशियल है वो एक्चुअल से ज़्यादा है, लिहाजा उस बीमारी को ओवरकम किया जा सकता था लेकिन उस बीमारी को ओवरकम नहीं किया गया, तो हम कह सकते हैं कि वायलेशन हुई है। ठीक है, अच्छा, दूसरी वो मिसाल देता है वायलेशन की अमेरिका के अंदर रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन की। ठीक है, वो कहता है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो है मतलब औरतें मोस्टली वहाँ पर की जो हैं उनको मतलब अफ्रीकन अमेरिकन जो है मतलब वो गुर्बत की वजह से उन्हें डिसअप्रोप्रिएटली
मतलब रिस्क होता है ज़्यादा HIV एड्स का, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यानी कि उनको ये बीमारी ज़्यादा लगती है, जो यानी कि वहाँ पर जो वुमेन रहती हैं, और उनका इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है और उनका डेथ रेट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पर्सन, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें सफ़र होना पड़ता है रेप से, मर्डर से, स्टारवेशन से, ठीक है। यानी कि दूसरे अमेरिकन औरतों से ज़्यादा उनको यानी कि ज़्यादा टारगेट होना पड़ता है, ठीक है। इससे वो कहता है कि रेशियल इनइक्वालिटी, ठीक है, जो यानी कि रेशियल इनइक्वालिटी की मिसाल के तौर पर जो आज एक बंदा, आजकल आपने अमेरिका के अंदर देखा होगा कि जो ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम से जो मतलब फैली हुई है, उन्होंने यानी कि एक प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है ब्लैक पीपल्स ने, कि मतलब ब्लैक लाइफ मैटर, जिसके अंदर एक शख्स जो है उसको पुलिस जो है वो ब्रूटैलिटी के साथ कत्ल कर देती है, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरे अमेरिका में होते हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर्स करती है, ठीक है। अच्छा, इसी के तहत ही वो ये कह रहा है जो अफ्रीकन यानी कि ब्लैक मतलब अफ्रीकन अमेरिकन लड़कियाँ या औरतें हैं, उनको बीमारियाँ भी ज़्यादा लगती हैं, उनको उनकी अमवात भी ज़्यादा होती हैं, उन्हें इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, उनके रेप भी ज़्यादा होते हैं, उनके साथ सेक्शुअल असाल्ट भी ज़्यादा होता है, उनके मर्डर भी ज़्यादा होते हैं, उन्हें भूख से भी ज़्यादा दो चार होना पड़ता है। ये तमाम की तमाम जो इनजस्टिस और इनइक्वलिटीज़ हैं, ये मतलब इस डेफिनेशन के अंदर आती हैं जो गुटेम्बर ने की है कि मतलब जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी तरफ वो यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज करता है, वो कहता है कि सवाल ये पैदा नहीं होता कि मतलब जो मतलब वो कह रहा है क्वेश्चन ये नहीं है कि वाई पीपल सफ़र फ्राम HIV एड्स या वाई पीपल डाई ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर। वो कह रहा है सवाल ये नहीं है कि नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान लोग क्यों मरते हैं या एक HIV एड्स से लोग क्यों मरते हैं। वो कहता है सवाल ये है कि इन अफ्रीकन अमेरिकन का जो ग्रुप है यही टारगेट क्यों किया जाता है, यही मतलब डिसअप्रोप्रिएटली या इनइक्वलिटी में यही यानी कि क्यों वो सफ़र ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर सवाल ये उठाता है वाई इज़ इट दैट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन आर मोर एट रिस्क दैन अदर वुमेन इन अमेरिका। वो कह रहा है कि मतलब यही अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो हैं ये मतलब इनको ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता है, ठीक है। एंड वाई इज़ इट हार्डर फॉर देम टू असेस हिज मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट वंस दे आर इन्फेक्टेड और टू हैव असेस टू फूड शेल्टर एंड सेफ्टी ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर। वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि उन्हें मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी ज़्यादा नहीं दी जाती, उन्हें इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, उन्हें फूड भी ज़्यादा नहीं मिलती, उन्हें शेल्टर भी नहीं मिलता, यानी कि मोस्टली जब नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह होता है कि ये इनकी इनइक्वलिटी आखिर क्यों होती है उनके साथ, ठीक है। वो इस चीज़ को नाम देता है रेशियल इनइक्वलिटी का। रेशियल इनइक्वलिटी ऑफन कवर्ड विद पुअर्टी, और इसे वो लिंक करता है पुअर्टी के साथ, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल स्ट्रक्चर, thus racial inequality is an example of structural violence and inequality in itself, ठीक है। वो कह रहा है कि मतलब ये जो रेशियल इनइक्वलिटी जो अमेरिका के अंदर हो रही है ये हम इसे एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस की, जो कि रेशियल इनइक्वलिटी की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, अगली वो बात करता है कि मतलब ये जो डिस्पैरिटी मतलब पैदा हो रही है रेशनल इनइक्वलिटी की वजह से, जो मतलब गरीबों और अमीरों के दरमियान, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रक्चरल वायलेंस थ्योरीज से करैक्टराइज द वर्ल्ड सिस्टम as vastly unequal, exemplified by a growing disparity between those who are rich and getting richer and those who are poor or getting poorer। वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो डिस्पैरिटी आखिर आहिस्ता इस हद तक कशीदगी अख्तियार कर रही है कि जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को वो इस तरह एलाबोरेट कर रहा है। साथ वो आगे एग्जांपल देता है, वो कहता है कि मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1999 के अंदर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1999 के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट शाया की थी, और ये जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दुनिया की तकरीबन बहुत ज़्यादा जो दौलत है वो चंद हाथों के अंदर चली गई है, जिसके उन्होंने कहा था कि OECD जो कंट्रीज़ हैं, OECD जो कंट्रीज़ हैं उनमें की जो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है के हिसाब से जो उनकी पॉपुलेशन है वो 19% है। जो मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से 19% पॉपुलेशन बनती है, जबकि उनके पास जो रिसोर्सेज़ हैं ग्लोबल ट्रेड के 71% उनके पास ग्लोबल ट्रेड के रिसोर्सेज़ हैं, 58% उनके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और 91% उनके पास तमाम इंटरनेट यूज़र्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हैं वो कंट्रीज़ जिनकी अपनी पॉपुलेशन सिर्फ ग्लोबली 19% है। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पावर की बात करें
तो पिछले यानी कि 1998 से लेकर आज तक 10 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर पेस्टिसाइड को कंट्रोल किया हुआ है, और 85% यानी कि उनके पास पेस्टिसाइड है जो कि 31 बिलियन ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनता है। ठीक है, यानी कि 31 बिलियन ग्लोबल मार्केट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 कंपनियों के पास है। ठीक है, साथ में वो अगली बात ये कह रहे हैं कि टॉप 10 कंट्रीज़ टेली कम्युनिकेशन के ऐसे हैं जिन्होंने, यानी कि टेली कम्युनिकेशन की टॉप 10 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके पास 86% रिसोर्सेज हैं, जो कि टोटल बनता है 262 बिलियन मार्केट। ठीक है, यानी कि 262 बिलियन मार्केट उन्होंने 1998 से कैप्चर की हुई है, जो कि टोटली बनती है 86%। ठीक है, अच्छा वो आगे ना पुअर्टी की डेफिनेशन करता है। वो कह रहा है कि जो गुर्बत है इसी की वजह से स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल वायलेंस की जो बेसिक वजह, यानी कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ग्लोबली तौर पर ऐसे मुल्क हैं जिनकी अपनी पॉपुलेशन 19% है, जबकि उन्होंने जो रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं वो मोर दैन 70% और 86%, यानी कि इस हिसाब से वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पुअर्टी क्रिएट कंडीशन वेयर द एक्चुअल एबिलिटी टू मीट्स वन फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड। वो कह रहा है कि गुर्बत एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर एक इंसान अपने बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं कर पाता। ठीक है, वो कह रहा है कि पुअर्टी जो होती है ये इफ़ेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट करती है वायलेंस को एंड क्रिएट डिस्पैरिटी बिटवीन एक्चुअल एंड पॉसिबल एबिलिटीज़ टू मीट फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। वो कहता है कि मतलब इस पुअर्टी की वजह से डिस्पैरिटी क्रिएट होती है एक्चुअल और मतलब पॉसिबिलिटी के दरमियान, यानी कि वो जो पीछे हमने बात किया कि मतलब पॉसिबल एबिलिटीज़ और एक्चुअल एबिलिटीज़ के दरमियान जो डिस्पैरिटी क्रिएट होती है वो इस गुर्बत की ही वजह से होती है। आगे वो कह रहा है कि इस गुर्बत के क्या क्या नुकसान हैं। वो कह रहा है कि 815 मिलियन लोग इस दुनिया के अंदर, 815 मिलियन लोग, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 220 मिलियन है, 815 मिलियन लोग यानी कि 80 करोड़ के से ज़ायद आबादी जो है वो सफ़र हो रही है अंडर नोरिशमेंट से। अंडर नोरिशमेंट होता है यानी कि जिनके पास खुराक इतनी ज़्यादा ना हो कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल कर सकें। साथ में ये कह रहा है कि 1 बिलियन लैक एक्सेस टू सेफ वाटर, 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं कि जिनके पास साफ़ पानी पीने का नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है आगे वो कह रहा है 880 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है, मतलब 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो लोग मरते हैं वो सिर्फ इस वजह से मरते हैं कि उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब जिनमें से डेली 50,000 लोग ऐसे मरते हैं जिनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, आर ड्यू टू पुअर्टी रिलेटेड काजेज़। इसमें वो ये कह रहा है कि मतलब इसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है अगर आप बेटर नोरिशमेंट प्रोवाइड करें उन इलाकों को जो अंडर नोरिशमेंट है। अगर आप सेफ़ वाटर प्रोवाइड करें, वैक्सीन प्रोवाइड करें, उन्हें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करें, तो वो इन तमाम चीज़ों से निकल सकते हैं। ठीक है, वो आगे ये कह रहे हैं कि poverty clearly places individual at a much higher risk of malnourishment, disease and death। ठीक है, मतलब poverty जो होती है ये बेसिक वजह होती है माल नोरिशमेंट की, poverty की, डिज़ीज़ की और डेथ की। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी वायलेंस की जो टाइप्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।